क्या कराची की सड़कों पर लगे ये हजारों कैमरे अब सिर्फ फोटो सेशन के लिए रह गए हैं? क्या अब इन कैमरों के जरिए चालान नहीं होगा? 18 जून की सुबह कराची में ऐसा क्या हुआ कि हजारों बसें, मिनी बसें और कोचेस सड़कों से गायब हो गई? और फिर उसके बाद क्या ई चालान बंद हो गया? क्या जुर्माने कम हो गए? आज की कहानी कराची वालों के लिए बहुत अहम है, लेकिन उससे पहले ये वाजे कर दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थिंक का एक चैनल जरूर है, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर आपको सुनाते हैं आज की कहानी। 18 जून 2026 को कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ई चालान और भारी जुर्मानों के खिलाफ शहर भर में व्हील जैम स्ट्राइक शुरू की। यह कोई मामूली एहतजाज नहीं था। ट्रांसपोर्टर्स का दावा यह था कि तकरीबन 8000 बसें, मिनी बसें और कोचेस सड़कों से हटा दी गई हैं। अब यहां एक बात नोट कीजिए कि यह जो दावा है 8000 बसें सड़कों से हटाने का, यह दावा ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से किया गया है, ना कि हुकूमत की तरफ से। बल्कि यह भी वाज़ेह नंबर सामने नहीं आया है कि कितने लोग इससे मुतासिर हुए, लेकिन हाँ, हजारों लोग जरूर जब ये स्ट्राइक चल रही थी तो मुतासिर हुए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है जहां लाखों लोग रोजाना प्राइवेट कार नहीं बल्कि बस, रिक्शा, कोच, मिनी बस और चिंगची पर डिपेंड करते हैं। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है तो सबसे पहले अमीर आदमी नहीं बल्कि परेशान होता है मिडिल क्लास, जो कि सफर करता है बसों में, पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन। मगर क्या कराची के लिए सिर्फ ये पीपल्स बस सर्विस और ग्रीन लाइन वगैरह काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना कमजोर है कि अगर पुरानी बस, जो प्राइवेट बस हैं, अगर वो चंद दिन के लिए बंद हो जाएं तो मॉडर्न बसेस इसका गैप फिल नहीं कर सकती। अब ये जानते हैं कि सीन आखिर हुआ क्या, और क्या इस प्रोटेस्ट की एंडिंग कराची में ई चालान के खात्मे की शर्त पर खत्म हुई है? जी नहीं। बाहर से देखें तो मामला बिल्कुल सादा लगता है। कानून तोड़ा, ई चालान आया, जुर्माना अदा करो। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे थे कि उनका मसला सिर्फ चालान नहीं है, उनके 5 बड़े एतराजात। पहला एतराज, जुर्माने बहुत ज्यादा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह था कि बाज चालान इतने ज्यादा हैं कि वो उनकी रोजाना या कई दिन की आमदनी से भी बढ़ जाते हैं। मसलन हैवी व्हीकल्स के लिए बाज खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने 20,000, 50,000, बल्कि रॉन्ग जाने पर तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब यहाँ 2 बातें एक साथ सच हो सकती हैं। पहली बात, अगर कोई बस रॉन्ग वे पर जा रही है, सिग्नल तोड़ रही है या तेज रफ्तारी के साथ लोगों की जान खतरे में डाल रही है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 1 लाख रुपए जुर्माना लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई पूरा सिस्टम ऐसा है कि बस ऑपरेटर के पास गाड़ी बेहतर बनाने, रूट परमिट लेने, इंश्योरेंस कराने और नए स्टैंडर्ड्स को पूरा करने का रियलिस्टिक रास्ता ही नहीं है, तो सिर्फ चालान उसे कंप्लायंट नहीं बनाएगा। वो या तो गाड़ी बंद करेगा या किराया बढ़ाएगा, या फिर कानून तोड़ने के लिए नए तरीके तलाश करेगा, जो कि वो करते हैं ट्रांसपोर्टर्स। दूसरा एतराज, ई चालान के बावजूद मैनुअल चालान। ट्रांसपोर्टर्स का दावा यह है कि ई चालान के बावजूद उनका मैनुअल चालान भी किया जा रहा है। यानी एक तरफ कैमरा बेस्ड चालान हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोड पर मौजूद एहलकार चालान कर रहे हैं। अगर एक ही वायलेशन पर 2 मुख्तलिफ चालान या जुर्माने लगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इन्फोर्समेंट है या एक ही गलती पर 2 मरतबा सजाएं दी जा रही हैं? ये इल्जाम ट्रांसपोर्टर की जानिब से लगाया गया है। ये मैं हरगिज बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि ये हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कैमरे लगने के बाद सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकार बहुत ही कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, हैवी ट्रैफिक जिसकी नंबर प्लेट नजर नहीं आती, जो कि तेज रफ्तारी के साथ ड्राइव करते हुए नजर आते हैं, जो कि हादसात की वजह बनते हैं, जो कि गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को कुचलने से गुरेज नहीं करते, ये वाकयात जरूर सामने आते हैं। मगर अभी इस पर भी बात करते हैं। हुकूमत या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी मुकम्मल पब्लिक ऑडिट सामने नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि कितने केसेस में इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल ओवरलैप चालान हुए हैं, और यही ट्रांसपेरेंसी का असल मसला भी है। तीसरा एतराज उनका यह था कि सब्सिडी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना यह था कि फ्यूल प्राइस बढ़ने के बावजूद किराया ना बढ़ाने के बदले में उन्हें सब्सिडी की बात की गई थी कि उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, मगर वो रकम उन्हें नहीं मिली मुकम्मल तौर पर। चौथा एतराज, परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टर्स ये एतराज कर रहे थे कि फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर उन्हें एतराज हो रहा था। वो चाह रहे थे कि ये सब ना हो। कोई इंश्योरेंस, लग्जरी फिटनेस, अगर कोई बस एक्सीडेंट करती है, पैसेंजर की जान लेती है, तो सवाल पैदा होता है
کہ اس کی انشورنس تھی کہ نہیں تھی. بھائی صاحب یہ مطالبہ درست ہو ہی نہیں سکتا. فٹنس اور انشورنس اگر ختم کر دی جائے تو سوال کئی پیدا ہو جائیں گے, اور اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے, ایک تو یہ گاڑیاں اتنی پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں, اور یہ بالکل کوشش نہیں کرتی کہ اس کو, ٹرانسپورٹر کوشش نہیں کرتے کہ ان کو فٹ رکھا جائے, ان کی انشورنس ہو, ان کے روٹ پرمٹ مکمل ہوں, ان کے ساتھ یہ دھواں نہ چھوڑ رہی ہوں. بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ٹرانسپورٹر حل نہیں کرتے. تو ٹرانسپورٹر کہہ رہے ہیں ان تمام لیگل قوانین کو, ان تمام جو قانون ہیں ان تمام کو ہٹا ہی دو. یہ جو اس کے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں کہ گاڑی مکمل فٹ ہونے کے, یہ تمام ختم ہی کر دو. گاڑیوں کی اونرشپ ٹرانسفر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں بایو میٹرک کا جو مرحلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ ٹرانسپورٹرز کی جو ہے وہ خواہشات تھیں. ہڑتال کیسے ختم ہوئی اب آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں. 4 دن کی ہڑتال کے بعد 21 جون کی رات کمشنر کراچی اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ہوئے. اس میٹنگ کے بعد ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن اب وہ سوال جسے کراچی والے جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں, ٹرانسپورٹرز کو ملا کیا؟ سب سے پہلی رعایت, گاڑیوں کی اونرشپ ٹرانسفر کہ بایو میٹرک پروسیس کے لیے انہوں نے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے. دوسری بات, تھرڈ پارٹی انشورنس جو کہ 12,000 روپے والا معاملہ تھا اس کی یقین دہانی کرائی ہے, اس کے پیسوں کا نہ کمی کرنے کی. تیسری, 15 دن بعد فالو اپ میٹنگ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن سب سے اہم بات سن لیں, ای چالان ختم ہونے کا کوئی اعلان نہیں ہوا, جو کہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جرمانہ نہیں ہوگا تو ڈر نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا تو یہ بس والے اوور اسپیڈنگ کریں گے, آپ لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی, جو کہ ہیں خطرے میں. پتہ یہ چلا ہے کہ جرمانوں میں کمی بھی نہیں لائی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اگر جرمانہ کم ہوگا تو وہی بات ہے کہ ڈر نہیں ہوگا, اور ڈر نہیں ہوگا تو جرم کرنے سے بس والا کبھی باز نہیں آئے گا. جرمانہ زیادہ ہوگا تو ڈر ہوگا, اور ڈر ہوگا تو یہ ڈرائیور تمیز کے دائرے میں رہ کر گاڑی چلائیں گے, بالخصوص ہیوی ٹریفک, ڈمپر مافیا اور باقی سارے. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ چالان معاف کیے جائیں جو ان پر چالان کر دیے گئے ہیں, لیکن بالکل معاف نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ہیوی ٹریفک کراچی کی سڑکوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اسے جرمانوں کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب یہ جان لیجئے, جو کہ ٹھیک سے ہوتے نہیں ہیں جرمانے, ان پر یاد رکھیے گا, کیونکہ ان کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتی, ان کے پاس ڈیٹیلز نہیں لکھی ہوتی, کیمرہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا, تو ان کے مینول چالان ہونے چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں مینول چالان ہو رہے ہیں تو یہ ڈبل چالان آ رہے ہیں, لیکن اس کی تصدیق ہونی چاہیے. مینول چالان ان کے اس لیے ضرور ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر پلیٹ موجود نہیں ہوتی. ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کیسے کی ہے بھائی؟ کیونکہ مذاکرات کا دروازہ کھولا گیا ہے, لیکن حکومت کو اسٹینڈ لینا ہوگا. نہ جرمانے میں کمی لانی چاہیے, نہ جرمانے روکنے چاہیے, بلکہ سختی کر کے ان سے روٹ پرمٹ, گاڑی کی فٹنس سرٹیفکیٹ اور ہر چیز حاصل کرنی چاہیے. بلکہ جگہ جگہ اہلکار کھڑے ہونے چاہیے, جیسے کہ میں نے کہا, کہ جو کہ بسوں کو چیک کریں, کیونکہ عرصے دراز سے پرانی بسیں ایسے ہی چلی آ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان سے نکلنے والا دھواں وہ آپ کے پھیپھڑے خراب کرتا ہے, ان کا شور انسانی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور پھر ان کا بے باک ہو کر چلانے کا انداز. ابھی تو پورے شہر میں 12,000 کیمرے لگنے میرے بھائی, ابھی تو صرف 1200 یا 1300 کیمرے ہی لگے ہیں. اس کا سسٹم آئیڈیا برا نہیں ہے. رشوت, کیمرہ بھائی رشوت نہیں لیتا, سفارش نہیں لیتا, یہ نہیں دیکھتا کہ گاڑی کسی طاقتور شخص کی ہے یا کسی عام شہری کی ہے, لیکن ٹیکنالوجی تبھی فیئر لگتی ہے جب سسٹم بھی فیئر ہو. مثلاً یہ جو ای چالان ہے یہ کبھی بھی رجسٹرڈ گھر پر پہنچتا ہی نہیں ہے. مطلب بہت سارے ایسے چالان ہیں جو بہت ساری ایسی گاڑیاں جو کہ ٹرانسفر نہیں ہیں, جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور ان کے گھروں تک چالان نہیں پہنچا. 21 دن کے اندر پیمنٹ اس کی جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے, جو کہ اگر 14 دن کے اندر کر لی جائے تو 50% ویو بھی کر دیا جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ای چالان غلط ہے تو اپیل کرنے کا میکانزم بھی موجود ہے, مگر اونرشپ, ایڈریس, ٹرانسفر, انکمپلیٹ رجسٹریشن کی وجہ سے چالان ڈیلیوری میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے میرے بھائی. جنوری 2026 تک ای چالان سسٹم کے تحت 2,88,000 سے زیادہ ٹکٹس جاری ہو چکے تھے. ان میں سے 52% ٹکٹ ڈیلیوری نہیں ہوئے, یعنی تقریباً آدھے چالانز ابھی ڈیلیوری پروسیس میں ہی ہیں یا تھے. اب ان میں سے کتنے مزید ہو چکے ہوں گے, کیونکہ یہ نمبرز جو ہے جو میں نے ڈیٹا اٹھائے تقریباً کچھ دن پہلے کا ہے. ان ڈیلیورڈ ٹکٹس میں 71% ادا کیے جا چکے تھے.
लेकिन ये डेटा जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी का है, जून तक कितने चालान जारी हुए हैं, कितने रुपए जमा हुए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने अपील्स में ख़त्म हो गए हैं, इसका मुकम्मल और ताज़ा पब्लिकली ऑडिट डेटा सामने अभी नहीं आया है। और यही सवाल है जो हुकूमत से पूछना चाहिए कि अगर वो इस टेक्नोलॉजी को जस्टिस का नाम दे रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन फिर उसका ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड भी होना चाहिए। हर माह पब्लिक को बताया जाए कितने चालान्स हुए, किस वायलेशंस पर हुए, कितने पेड हुए, कितने गलत साबित हुए, कितने अपील में ख़त्म हुए, कितने कार्स, बसेस और मोटरसाइकिल के थे। क्योंकि अगर चालान से जमा होने वाली रकम सिर्फ ख़जाने में ही जाती रहेगी और रोड मार्किंग्स, बस स्टॉप्स, सिग्नल्स, ड्राइवर्स के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए बेहतर निज़ाम, ट्रेनिंग सेंटर्स वो अगर बेहतर नहीं होंगे तो फिर आवाम इस ई चालान को रोड सेफ्टी नहीं बल्कि सिर्फ टैक्सेशन समझेंगे। क्या कराची में वाकई एक्सीडेंट कम हुए हैं इस ई चालान से? चालान के हक में एक यही आर्गुमेंट दिया जाता है कि 2026 में ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी से 17 जून तक जो ट्रैफिक कराची में रवा दवा है उसमें 313 खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए हैं रिपोर्ट। उनमें 339 लोगों की जान भी गई है, 574 अफराद जख्मी हुए हैं और इसमें हैवी व्हीकल्स से मुताल्लिक 78 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि हैवी ट्रैफिक ने तकरीबन 78 अफराद की जान ली है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में जो ये हादसात हुए हैं ये बहुत कम है। ख़तरनाक एक्सीडेंट में तकरीबन ट्रैफिक पुलिस कहती है कि 30% कमी आई है, अमवात में 29% कमी आई है, ज़ख्मियों में 35% कमी आई है, हैवी व्हीकल एक्सीडेंट्स में 49% कमी आई है। ये नंबर्स हमें ये ज़रूर बताते हैं कि सख्त इन्फोर्समेंट असर कर रही है। लेकिन साथ में मैं ये भी बता दूं कि इस डेटा से ये नहीं पता चलता कि इन 313 एक्सीडेंट्स में कितने बस ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं, कितने डंपर से हुए हैं, कितने टैंकर से हुए हैं, कितने मोटरसाइकिल्स की गलती से हुए हैं और कितने ब्रोकन रोड्स जो रोडों की खस्ता हालत है उसकी वजह से हुए हैं, कितने सिग्नल्स ख़राब होने की वजह से हुए हैं, कितने इल्लीगल पार्किंग की वजह से हुए हैं। लेकिन हाँ, तो इसीलिए याद रखिए, रोड सेफ्टी सिर्फ चालान से नहीं बनती। रोड सेफ्टी बनती है रोड इंजीनियरिंग से, लेन मार्किंग से, फंक्शनल सिग्नल से, ड्राइवर ट्रेनिंग से, स्पीड मॉनिटरिंग से, इमरजेंसी रिस्पॉन्स से। और फिर हमें ये नंबर भी देखने को मिलता है कि कराची को कम से कम 15,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस की ज़रूरत है। जी हाँ, 15,000। अब इसके मुकाबले में जो आखिरी डिटेल पब्लिक की गई है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की मिलाकर, वो बसें इसकी आधी भी नहीं है। यानी कि कराची में ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। यानी कराची में ज़रूरत है 15,000 बसों की और 50% भी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये मेंशन कर दूँ कि कुछ नई इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर, पीपल्स बस सर्विस और मज़ीद बसेस जो है वो सिस्टम में शामिल हुई हैं। लेकिन हुकूमत ने 2026 के लिए कोई ऐसा ताज़ा ऑडिट या सिटी वाइड फ्लीट रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है कि जिससे हम ये बता सकें आपको कि इस वक्त डेटा कितना क्लियर है और क्या प्लानिंग की गई है कराची में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। क्या ट्रांसपोर्टर्स ये जो एहतजाज कर रहे थे, जिन्होंने जो है वो 7-8 हज़ार बसें कराची की सड़कों से अचानक गायब कर दी, उनके मुताबिक 7-8 हज़ार बसें, क्या वो सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं या वो अपनी बसें अपग्रेड भी करते हैं? लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, बसेस अपग्रेड क्यों नहीं करते? ये सवाल उठाते हैं लोग। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है क्योंकि असल मसला ये है कि यहाँ बिजनेस मॉडल कमज़ोर है और रेगुलेशन भी। चलिए, आजकल हम कंपेयर कर रहे हैं कराची को दुबई से, चूँकि हमने एक सीरीज़ भी शुरू कर रखी है थिंक पॉडकास्ट पर कि क्या कराची नेक्स्ट दुबई बन सकता है। तो इस मिसाल से भी समझते हैं ज़रा। दुबई में भी हैवी फाइन्स लगते हैं, वहाँ पर भी डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग होती है, ब्लैक पॉइंट सिस्टम है, ऑनलाइन फाइन इंक्वायरी होती है, ऑनलाइन पेमेंट होती है इन्हीं चालान वगैरह की, जैसे कराची में हम सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। रिपीटेड वायलेशन पर सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुबई का फ़र्क जो चालान में है वो सख्ती नहीं, बल्कि दुबई का फ़र्क ये है ट्रांसपोर्ट का और हमारा कि वहाँ सिस्टम है, प्लानिंग है। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ बसेस नहीं है बल्कि एक पूरा नेटवर्क है, जैसे कि मेट्रो, ट्राम, पब्लिक बसेस, फीडर्स,
टैक्सीज, पार्क एंड राइड फैसिलिटीज, डिजिटल रूट प्लानिंग, स्मार्ट कार्ड्स, रियल टाइम अराइवल और इंफॉर्मेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें उनके लोगों को मुहैया की जाती हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि बस ऑपरेटर अकेला नहीं होता, वो गवर्न सिस्टम का हिस्सा होता है। सर्विस स्टैंडर्ड मालूम होते हैं सबको कि क्या क्या प्रोवाइड करने हैं। मेंटेनेंस स्ट्रक्चर डिपोट मौजूद होता है, शेड्यूल होती है हर चीज़, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मौजूद है वहाँ पर, और पैसेंजर को ये यकीन होता है कि अगर एक बस मिस हो गई तो अगली कब आएगी। तो भाई कराची का जो मसला है वो सिर्फ कैमरे लगाने से कराची दुबई नहीं बन जाएगा, बल्कि दुबई की तरह एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बनाना होगा। हम इस वक्त जो फाइन लगा रहे हैं वो हम चाह तो रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हों, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लोकल है, और यही वो गैप है जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। कराची में इस वक्त कौन से मंसूबे चल रहे हैं? हाँ, ये कहना गलत होगा कि कराची में कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे हैं, क्योंकि कराची में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन साल साल से चल रहे हैं। जैसे कि ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुई, जैसे कि मॉडर्न BRTs अब तक मुकम्मल नहीं हुई, पीपल्स बस सर्विस, पिंक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, डबल डेकर आ तो गई हैं, मगर कम है। जितने कराची में रूट अवेलेबल हैं उन हर रूट पर अवेलेबल नहीं है। डिमांड ज़्यादा है, बसेस कम है। रेड लाइन BRT कब मुकम्मल होगी अभी तक कुछ नहीं पता, जो कि मलिर हाट से नुमाइश तक चलेगी। और हाँ, सबसे मारूफ यूनिवर्सिटी रोड, वो तो आपको पता ही है। तो हर दिन फ्यूल कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, लॉस वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन फ्रस्ट्रेटेड कम्यूटर्स मज़ीद परेशान होते जा रहे हैं। और फिर सबसे अहम चीज़, कराची सर्कुलर रेलवे, जो कि वो रेलवे सर्विस जो कि अब से तकरीबन 6 साल पहले चलाने के लिए कोर्ट बार बार ऑर्डर दे रही थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अब तक वो सर्विस लोगों को मुहैया नहीं हो सकी है। असल में ये प्रोजेक्ट बरसों से फंडिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन के दरमियान ही फंसा हुआ है। इसको चलाना कैसे है कुछ नहीं पता, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो रेलवे लाइन गुजर रही है उस पर इमारतें बन चुकी हैं। अब वो इमारतें तो गिरा नहीं सकते, बल्कि उन पर अब तो ग्रीन लाइन भी गुजर रही है। हाँ, नई बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस रिवाइवल के लिए सपोर्ट की बात तो की है, लेकिन प्रॉमिस और ऑपरेशनल ट्रेन के दरमियान बहुत लंबा फासला हो। असल में कराची का असल मसला ये नहीं है कि ई चालान गलत है, कराची का असल मसला ये है कि ट्रांसपोर्टर्स मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। असल मसला ये है कि हमने एक ऐसे शहर में इन्फोर्समेंट शुरू की जहां मोबिलिटी का निज़ाम पहले ही टूटा हुआ था, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कानून के बगैर शहर जंगल बन जाता है। लेकिन हाँ, सहूलत के बगैर कानून भी सज़ा लगने लगती है। अगर एक बस ड्राइवर से आप कह रहे हैं कि लेन डिसिप्लिन फॉलो करें, तो उसे डेडिकेटेड बस पे भी दें। अगर उसे आप कह रहे हैं कि वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स पूरे करे, तो आप उसे फाइनेंसिंग और क्लियर इंस्पेक्शन प्रोसेस भी दें। अगर आप पैसेंजर से कह रहे हैं कि सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दें। और अगर चालान से अरबों रुपए जमा होते हैं, तो शहरी को बताएं कि इसमें से बस स्टॉप, रोड सेफ्टी, सिग्नल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ। क्योंकि एक सिविलाइज्ड सिटी सिर्फ कैमरास से नहीं चलती, वो ट्रस्ट से चलती है, और ट्रस्ट तब बनता है जब सिटीजन को लगे कि कानून उसके खिलाफ नहीं है। थिंक टुडे को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ये था आज का व्लॉग, लेकिन कल एक और व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।